हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, 100 पेजेज नोट सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख सकते हैं। और नोट्स की बात करें तो फिलहाल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे मापक यंत्र एवं पैमाने। जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी स्केल्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उनकी बात सबसे पहले करते हैं। उसके बाद एक एक करके सारी बातों को डिस्कस कर लेंगे और जहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात आएगी, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। नोट से रिवीजन करना है तो नोट से रिवीजन कीजिए, वीडियो से रिवीजन करना है तो वीडियो से कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए इंस्ट्रूमेंट्स में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सोनार की। सोनार की बात कर ली जाए तो इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रख लीजिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की बात कर ली जाए कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो इसका प्रयोग होता है, देखिए समुद्र के भीतर मान लीजिए कोई वस्तु है, पनडुब्बी है, तो समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु, पनडुब्बी आदि का पता लगाने के लिए इस सोनार का प्रयोग किया जाता है। असल में होता क्या है ना कि सोनार जो है ना, ये अपने यहाँ से एक वेव भेजता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। देखिए अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, ये जो वर्ड्स हैं इनसे आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आगे आपको मिलेंगी, फिजिक्स में ही मिलेंगी। सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, सोनार की बात कर ली जाए तो ये अपने यहाँ से क्या भेजता है, एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भेजता है। मान लीजिए इसने ऐसे वेव भेजा और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है, इस वस्तु से टकरा कर ये जो वेव है ये वापस लौट के जाएगी। तो लौट के जब जाती है ना वेव, उससे पता लगता है सोनार को कि कौन सी वस्तु कहाँ पर है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें आपको विशेष रूप से एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सोनार जो है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका एप्लीकेशन क्या है कि समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु, पनडुब्बी आदि का पता लगाने के लिए। ठीक है, समुद्र से ही संबंधित एक और इंस्ट्रूमेंट है, दोनों को साथ में लिख दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। फैदोमीटर। फैदोमीटर की बात कर लिया है तो ये क्या है, समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है। इसके द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है और सोनार के द्वारा क्या किया जाता है कि समुद्र के अंदर कोई वस्तु है, पनडुब्बी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इनका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? सोनार का। तो ये डिफरेंस ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इन दो इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ याद रख लीजिएगा, एक है एनीमोमीटर, एक है विंड वेन। एनीमोमीटर की बात कर ली जाए तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो वायु वेग के मापन में, वायु वेग के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। और विंड वेन की बात कर ली जाए तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है कि हवा की दिशा क्या है, हवा किस दिशा में बह रही है, तो पवन की दिशा मापने में इसका प्रयोग किया जाता है विंड वेन का। और एनीमोमीटर की बात कर लीजिए तो वायु वेग के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोनों एक साथ ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ याद रख लीजिएगा, एक तो है एमीटर, एक है गैल्वेनोमीटर। देखिए एमीटर की बात कर लीजिए तो इसका भी प्रयोग आपको पता है, करंट का मैग्नीट्यूड पता करने में। ये किसी सर्किट में लगा रहता है इंस्ट्रूमेंट, ये एमीटर की बात कर लिया तो वहाँ पर रीडिंग से पता चलता है कि कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। वैसे ही गैल्वेनोमीटर की बात कर ली जाए तो ये भी करंट का मैग्नीट्यूड बताता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि गैल्वेनोमीटर जो है ना, ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है। ये ध्यान रख लीजिएगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ क्या बताता है, डायरेक्शन भी बताता है कि आखिर में करंट किधर की तरफ फ्लो कर रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जूम करने दीजिए। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, एमीटर है। थोड़ा सा और जूम करने दीजिए, ये एमीटर है। यहाँ पर ये रीडिंग देखिए, ये 0, 20, 40, 60, 80, ठीक है, ऐसा देख रहे हैं। और ये सुई है, तो ये वाली सुई मान लीजिए यहाँ पर आ जाए, एक सेकंड, मान लीजिए ये किसी सर्किट में ये एमीटर लगा हुआ है। उसके बाद जैसे ही करंट फ्लो किया गया, ये वाली जो सुई है ना, ये ऐसे आ जाए, यहाँ पर आ जाए। तो इससे क्या पता चलेगा कि उस सर्किट में करंट कितने का फ्लो कर रहा है, 20 एम्पियर का, 20 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन इससे यहाँ से डायरेक्शन नहीं पता चलेगा कि आखिर में करंट किधर की तरफ फ्लो कर रहा है। वही यहाँ पर देखिएगा, इधर की तरफ आइए, ये है गैल्वेनोमीटर। ये जो येलो कलर में आप देख रहे हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पर 0 है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 0 है। और इधर की तरफ 10 है, 20 है, फिर 30 है, और लेफ्ट साइड में भी देखिए 10 है, 20 है, 30 है, मतलब दोनों तरफ रीडिंग है। ठीक, तो इसमें क्या है, दोनों तरफ रीडिंग है। अब इसमें होगा क्या कि इसको जब किसी सर्किट में लगाएंगे ना,
इसको जब किसी सर्किट में लगाएंगे तो मान लीजिए करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, इधर की तरफ विद्युत धारा है, धारा इधर की तरफ बह रही है करंट की। तो ये जो रेड वाली ये सुई आप देख रहे होंगे, ये वाली सुई इधर की तरफ आ जाएगी। अगर ये 10 पर आ जाती है, ये जो 10 आप देख रहे हैं, ये जो 10 देख रहे हैं, इधर की तरफ सुई आ जाती है, इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में है। ठीक है, 10 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अगर ये वाली सुई इधर आ जाती है तो, और यही वाली सुई अगर इधर चली जाती है, ठीक, तो करंट किधर की तरफ फ्लो कर रहा है, इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। ये बात आप समझ पाए होंगे। तो ये डिफरेंस है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है बस कि अमीटर जो है ना, वो भी करंट मेजरिंग डिवाइस है, वो बस मैग्नीट्यूड बताता है। वही गैल्वेनोमीटर की बात कर ली जाए तो वो भी क्या है, करंट मेजरिंग डिवाइस है, बट वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ ध्यान रख लीजिएगा। एक है वोल्ट मीटर, एक है पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर की बात कर ली जाए तो इसमें आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर दोनों क्या है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस है। वोल्ट मीटर भी वोल्टेज बताता है, पोटेंशियोमीटर से भी वोल्टेज को मेजर किया जाता है। बट पोटेंशियोमीटर की बात कर ली जाए तो ये काफ़ी एक्यूरेसी के साथ बताता है। अब इसमें ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप ध्यान रख लीजिए, दोनों क्या है, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है। थोड़ा सा आप बस ध्यान रख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर जो है ना, ये काफ़ी एक्यूरेसी के साथ, हाई एक्यूरेसी के साथ वोल्टेज मेजर करता है, ईएमएफ मेजर करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद इन तीनों को एक साथ याद रख लीजिए, इन तीनों को, एक है बैरोमीटर, एक मैनोमीटर, एक है स्फिग्नोमैनोमीटर। देखिए बैरोमीटर की बात कर ली जाए तो ये तो आपको पता ही है कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। वही मैनोमीटर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर देख लीजिए, द्रव या फिर गैस का जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। स्फिग्नोमैनोमीटर की बात कर ली जाए तो ये ब्लड प्रेशर, बीपी मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको पता है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो ये तीनों एक साथ याद रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद ये देख लीजिए कार्डियो जहाँ भी आ जाता है तो समझ जाइए कि वो हार्ट से संबंधित है। तो कार्डियोग्राफ की बात कर ली जाए तो ये हृदय जो गति होती है, हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है। ग्राफ है तो ग्राफ पेपर पर आपको दिखता होगा, ऐसे 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 आप देखे होंगे। ठीक है, तो ये कार्डियोग्राफ है, हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र। ऑडियोमीटर की बात कर ली जाए तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, ऑडियो तो ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र है ये, तो इसमें बहुत कुछ समझाने वाली कोई विशेष बात है नहीं। और उसके बाद स्टेथोस्कोप की बात कर ली जाए तो ये तो आपको पता ही है, जो डॉक्टर लोग गले में लटका कर रखते हैं, हृदय गति सुनने वाला यंत्र है, ये आप देखे ही हैं स्टेथोस्कोप। उसके बाद हाइड्रोमीटर की बात कर लीजिए, देखिए हाइड्रो वर्ड जहाँ भी आता है तो जल से संबंधित है। तो हाइड्रोमीटर की बात कर ली जाए तो द्रव या फिर जल विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा, जल के घनत्व को मेजर करने वाला ये इंस्ट्रूमेंट है हाइड्रोमीटर। वही हाइग्रो की बात कर लीजिए तो ये हाइग्रो जहाँ पर आएगा ना, ये हो जाएगा आर्द्रता से संबंधित, ह्यूमिडिटी से संबंधित। तो वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है हाइग्रोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा इसको। हाँ, उसके बाद ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो फिर तो आप थर्मोमीटर जानते ही हैं, लेकिन पायरोमीटर की बात कर ली जाए तो ये उच्च तापमापी यंत्र है, उच्च तापमान मापी यंत्र है। मतलब जो जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, अगर उसको मेजर करना है तो किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का। और ये टेम्परेचर आप ध्यान रख लीजिएगा, लगभग ये होता है 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर अगर हो ना जहाँ पर, वहाँ पर जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है वो है पायरोमीटर। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि उच्च तापमान मापी यंत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है, पायरोमीटर है। उसके बाद ये हीलियोमीटर की बात कर लीजिए तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ये सौर विकिरण, मतलब सोलर जो रेडिएशन है ना, सूर्य से जो विकिरण निकलती है, तो उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है हीलियोमीटर। और पायरोमीटर की बात कर ली जाए तो ये उच्च तापमान मापी यंत्र है। उसके बाद लैक्टोमीटर की बात कर ली जाए तो ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, लैक्टोमीटर। ये दूध की जो गुणवत्ता होती है उसका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का। ठीक है, लैक्टोबैसिलस आप नाम सुने होंगे, दही आपने सुना होगा, दही कैसे जमता है, किस बैक्टीरिया की वजह से। ठीक, तो उससे इसको ध्यान रख लीजिएगा कि लैक्टोमीटर जो होता है ये दूध की गुणवत्ता को पता लगाने वाला यंत्र है। उसके बाद इन दोनों को एक साथ याद रख लीजिएगा, डायनेमो एंड विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। डायनेमो की बात कर ली जाए तो डायनेमो का एक बड़ा रूप देख लीजिए, जैसे पवन चक्की आप सुने होंगे, देखे होंगे। तो पवन चक्की में क्या होता है, पवन चक्की घूमती है,
तो ये जो घूमना है किस एनर्जी की वजह से, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक, घूमने की वजह से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसको हम जानते हैं विद्युत ऊर्जा के नाम से, इलेक्ट्रिक एनर्जी के नाम से। ठीक है, तो डायनेमो क्या करता है, डायनेमो जो है ना ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। पहले के टाइम में लोग साइकिल में भी लगाते थे डायनेमो, आप देखे होंगे। ठीक है, वैसे ही विद्युत मोटर की बात कर ली जाए, हाँ एक और जनरेटर आप देखे होंगे, जनरेटर ये चालू कर देते हैं, चालू करने के बाद देखिए वो उसमें जो चक्की होती है वो घूमती है, घूमने की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न होती है, तो वो भी डायनेमो का एग्जांपल हो सकता है। और विद्युत मोटर की बात कर ली जाए तो इसका एग्जांपल हो जाता है, आप हर घर में देखे होंगे जो पानी चढ़ाने वाला मोटर होता है वो हो जाएगा विद्युत मोटर का एग्जाम्पल। उसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है जिसकी वजह से वो घूमना स्टार्ट करता है, तो घूमना ही तो यांत्रिक ऊर्जा है। तो विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और डायनेमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद ओडोमीटर की बात कर ली जाए तो देखिए आप इसको ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं, ओडो से ऑडी ध्यान रख लीजिए। ऑडी आपने नाम सुना होगा, ये एक गाड़ी की कंपनी है, फेमस कंपनी है, तो इससे आप गाड़ी ध्यान रखिएगा, वाहन ध्यान रखिएगा। तो ओडोमीटर क्या करता है, वाहन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। स्पीडोमीटर की बात कर लिया तो ये आप देखे होंगे जिस पर स्पीड दिखती है कि कितने की स्पीड से गाड़ी चल रही है, तो वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला यंत्र है स्पीडोमीटर, तो ये तो नाम में ही दिख रहा है स्पीडोमीटर। उसके बाद जायरोस्कोप की बात कर लीजिए तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, जो भी एंगुलर वेलोसिटी होती है, कोणीय जो वेग होती हैं उनको मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है जायरोस्कोप। उसके बाद जैसे पहिया घूमता है ना, गाड़ी का पहिया जो घूम रहा होता है, तो उसको मेजर करने के लिए आप देखिएगा मैकेनिक वगैरह यूज करते हैं जायरोस्कोप का। उसके बाद इन दोनों को एक साथ याद रख लीजिएगा, फोटोमीटर एंड लक्स मीटर। देखिए फोटोमीटर, फोटो जहाँ पर भी वर्ड अगर ये आता है फोटो, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है ये प्रकाश से संबंधित है। तो फोटोमीटर एंड लक्स मीटर की अगर बात करें तो देखिए फोटोमीटर में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, और एक सोर्स यहाँ पर है जहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो दोनों के प्रकाश की जो तीव्रता है इनमें अगर कंपेयर करना है, इन दोनों में कंपेयर करना है, तो ये जो कंपैरिजन है ये किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है, फोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। दो स्रोतों की प्रदीपन अर्थात जो इल्यूमिनेशन है, जो प्रकाश की तीव्रता है, तो प्रदीपन तीव्रता की जो तुलना की जाती है वो फोटोमीटर के द्वारा की जाती है। और सिंपल मान लीजिए ऑप्शन में पूछता है प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा मेजर की जाती है, और ऑप्शन में ओनली ये फोटोमीटर दिया हुआ है, लक्स मीटर नहीं दिया हुआ है, तो फोटोमीटर ही मार दीजिए, टिक मार दीजिए। अगर तुलना उलना ना लिखा है तो आप बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। हाँ, वही आप लक्स मीटर की बात करते हैं तो लक्स मीटर जो है ये प्रकाश तीव्रता को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। और फोटोमीटर की बात कर ली जाए तो वो कंपेयर करता है। रेन गेज की बात करते हैं तो ये नाम से ही पता चल रहा है वर्षा की मात्रा को मेजर करने वाला ये यंत्र है रेन गेज, या फिर इसी को यूडो, प्लूवियो, ओम्ब्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब आप ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, कैरेटोमीटर की बात आपने कई बार सुना होगा, 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना, तो इससे आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। कैरेटोमीटर जो है ये सोने की शुद्धता मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये यंत्र है। उसके बाद बात करते हैं रडार, तो आपने बहुत बार सुना होगा। रडार फुल फॉर्म जरूर ध्यान रख लीजिएगा रडार का, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग फुल फॉर्म जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर रेडियो वेव का यूज किया जाता होगा। तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है। जैसे ऊपर हमने अभी देखा था सोनार, वहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भेजकर समुद्र के अंदर जो वस्तु है उसको पता लगाने का यंत्र है सोनार। उसके बाद अल्टीमीटर की बात कर लिया है तो ये अल्टी जो दिख रहा है ना आपको, अल्टी से आप ध्यान रख सकते हैं। अल्टी या फिर अल्टीट्यूड आपने सुना होगा, परपेंडिकुलर जो हाइट होती है ना, परपेंडिकुलर हाइट, इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इससे ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि ऐसे है तो ये हाँ ऊंचाई की बात की जा रही है, ठीक है, हाइट की बात की जा रही है। तो अल्टीमीटर जो होता है ना ऊंचाई मापने का यंत्र है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अल्टीमीटर जो है ये ऊंचाई मापक यंत्र है। पॉलीग्राफ, पॉली झूठ का पता लगाने के लिए, तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल एंड मर्केली स्केल, इनको आप एक साथ ध्यान रखिए। कैसे, तीनों भूकंप से संबंधित है। सिस्मोग्राफ की बात कर ली जाए तो ये भूकंप मापी यंत्र है। कैसे,
ये नाम में ही देख लीजिए, यहाँ पर ग्राफ लगा हुआ है। तो जैसे कैसे कार्डियोग्राफ है, उसमें आप हृदय की गति आप देख सकते हैं ग्राफ पे, ऐसे 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 ऐसे, कहीं ऊपर हो जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो ये कार्डियोग्राफ में आपने देखा होगा। वैसा ही ये सिस्मोग्राफ भी है। कार्डियोग्राफ में जैसे वो आपने देखा ग्राफ बन जाता है पेपर पर, वैसे ही भूकंप मापी यंत्र जो सिस्मोग्राफ है ना, सिस्मोग्राफ के द्वारा भी वही काम होता है। और ये सिस्मोग्राफ है ना, इसी का यूज करते हुए जो ये रिक्टर स्केल है, देख लीजिए, ये नाम में ही लगा हुआ है स्केल। तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग करके रिक्टर स्केल के द्वारा जो भूकंप का परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, वो पता किया जाता है रिक्टर स्केल के द्वारा। तो ये डिफरेंस ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मर्केली स्केल की बात कर ली जाए, ये तो भूकंप की तीव्रता को आप पता लगाने के लिए, देखिए मैग्नीट्यूड एंड तीव्रता में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई बाल्टी है, मान लीजिए यहाँ पर एक ये बाल्टी ले लेते हैं, टब मान लीजिए ये कोई टब है, और ये थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं, इन दोनों में पानी भर देते हैं। तो आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाला जो है ना, इसमें कम पानी है, मतलब इसका परिमाण कम है। पानी के मैग्नीट्यूड की बात कर लीजिए तो यहाँ पर कम है, और यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ परिमाण ज़्यादा है, ठीक है। तो परिमाण एंड इंटेंसिटी अलग अलग चीज़ें हैं, ये समझाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ। जैसे देखिए यही वाला पानी जो है ना, ये जो टब है, इसको ऊपर ले जाइए काफ़ी ऊंचाई पर, मान लीजिए यहाँ पर ले गए हैं, एक सेकंड, मान लीजिए यहाँ से, यहाँ पर टब को ले गए, यहाँ से पानी को नीचे गिराइए, नीचे यहाँ पर मान लीजिए ज़मीन है, पानी को नीचे गिराइए, ठीक है। और ये वाला जो टब है ना, इसको इसको यहीं पर रखिए, यहीं से नीचे गिराइए, ठीक है। अब क्या देखिएगा कि ये वाला जो पानी जब नीचे गिरेगा ना, तो इसके पास इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। ये मतलब यहाँ की जो मिट्टी होगी इसको ज़्यादा उखाड़ेगी, इसको ज़्यादा उखाड़ेगा। ये वाला जो पानी गिर रहा है ना, पानी की जो धारा है वो ज़्यादा उखाड़ेगी इस मिट्टी को। बट ये पानी की जो धारा नीचे बह रही है, नीचे आ रही है, ये चूँकि ऊंचाई कम है तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, ज़्यादा पानी जो है इसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो ये मिट्टी को थोड़ा कम उखाड़ेगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे, इंटेंसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसके पास तो पानी ज़्यादा है ना, पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि नीचे से हम पानी गिरा रहे हैं तो इसकी इंटेंसिटी कम है, तो मिट्टी कम उखड़ रही है। इसके पास पानी थोड़ा कम ही है, मैग्नीट्यूड कम ही है, लेकिन ऊंचाई पर ले जाकर गिरा रहे हैं तो इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये मिट्टी ज़्यादा उखाड़ रही है। तो इंटेंसिटी ज़्यादा है तो मिट्टी ज़्यादा उखाड़ रही है। तो ये पानी के एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि भूकंप में भी ऐसा होता है। देखिए मैग्नीट्यूड अलग बात है, बट इंटेंसिटी की बात करें कि इंटेंसिटी कहाँ पर है, जैसे आपको पता है कि नॉर्थ वेस्ट में, भारत के पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है वो उधर की तरफ इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता की बात कर ली जाए, वहीं साउथ में चले जाइएगा पठारी क्षेत्र में तो इंटेंसिटी सबसे कम होती है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि रिक्टर स्केल जो है ना, ये भूकंप का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है वो बताता है, और किसके माध्यम से, सिस्मोग्राफ के माध्यम से। जो ग्राफ है ना उसी को मेजर करके ये स्केल जो है मेजर करके बताता है कितना मैग्नीट्यूड होगा। वही मर्केली स्केल की बात कर ली जाए तो ये भूकंप की तीव्रता को बताता है, इंटेंसिटी को बताता है कि आखिर इसकी तीव्रता कितनी है। तीव्रता से ही पता चलता है कि वो कितनी क्षति पहुंचा सकता है भूकंप, ठीक है। ज़्यादा तीव्रता है मतलब ज़्यादा क्षति पहुंचाई होगी, ज़्यादा क्षति पहुंचाने की कैपेसिटी है उसके पास। तो ये सारी बातें हैं, हालांकि इतना आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। भूकंप से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर ऑप्शन में तो यही होता है, रिक्टर स्केल ही होता है। तो वही मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के अनुसार भूकंप की जो तीव्रता है, भूकंप की तीव्रता से जो आशय होता है वो सामान्यतः भूकंप की शक्ति से है, और विकल्प में जो होता है वो मर्केली स्केल नहीं ही होता है। तो मर्केली स्केल ना होने के कारण रिक्टर स्केल ही सही उत्तर स्वीकार किया जाता है। तो वही बात है। तीव्रता की अगर बात आती है तो सही ऑप्शन जो होगा मर्केली स्केल ही होगा, बट ऑप्शन में नहीं होता है तो रिक्टर स्केल आप टिक मार सकते हैं, और यही क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। और उसके बाद बाकी अगर उस तीव्रता मैग्नीट्यूड के अलावा कोई और प्रश्न आता है भूकंप से संबंधित तो आप सिस्मोग्राफ की तरफ जा सकते हैं। देखिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल तीनों क्या है, भूकंप से संबंधित है, और ये इसमें ग्राफ लगा हुआ है, ग्राफ से ही आपको आइडिया लग जा रहा है। ये जो कार्डियोग्राफ होता है ना, कार्डियोग्राफ के जैसा ही इसमें भी ग्राफ बनता है।
कार्डियोग्राफ में आप देखेंगे ऐसे 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 ऐसे। सिमिलरली ये जो सिस्मोग्राफ है इसमें भी बनता है जब भूकंप आता है तो। और उसके बाद रिक्टर स्केल की बात कर लिया है तो उसी ग्राफ का प्रयोग करते हुए रिक्टर स्केल जो है ना, स्केल के माध्यम से मेजर करके बताता है कि भूकंप का परिमाण कितना है। परिमाण कहने का मतलब ये हुआ कि भूकंप अगर आया है तो कहाँ पर कितनी ऊर्जा निकल रही है। ऊर्जा की मात्रा को मेजर करता है कौन? रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ के माध्यम से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ऊर्जा की मात्रा कहाँ पर कितनी है ये कौन बताता है? रिक्टर स्केल बताता है। अब ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा है उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, उससे नुकसान ज़्यादा हुआ होगा। हो सकता है कहीं पर ऊर्जा की मात्रा कम हो लेकिन उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, वहाँ पर नुकसान ज़्यादा हुआ होगा। जैसे पानी वाले एग्जाम्पल से आपको मैंने समझाया है। तो मर्केली स्केल क्या करता है कि ये भूकंप की तीव्रता को बताता है। जैसे आपको पता है कि पश्चिमोत्तर भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है हिमालय वाला, वहाँ पर भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होती है उधर की तरफ। वही आप पठारी इलाका इधर देख लीजिए, साउथ इंडिया में चले जाइए, प्रायद्वीपीय पठार जो है इधर की तरफ भूकंप की जो तीव्रता होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रख लीजिएगा कि रिक्टर स्केल जो है ना भूकंप का परिमाण बताता है, मर्केली स्केल जो है भूकंप की तीव्रता बताता है। लेकिन जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या फिर जो पूछे जाते हैं उसमें तीव्रता ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन ऑप्शन में मर्केली स्केल नहीं दिया रहता है, ऑप्शन में रिक्टर स्केल ही दिया रहता है। तो आप रिक्टर स्केल को टिक मार दीजिएगा। हाँ, मर्केली स्केल अगर होता है और तीव्रता क्वेश्चन में पूछा गया है तो क्या मारिएगा? मर्केली स्केल मारिएगा। ये सारी बातें आप समझ पाए होंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये सब देखेंगे मोशन के अंतर्गत, दूरी है, विस्थापन है, चाल, वेलोसिटी, बल, गति के नियम, ये सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें आगे करेंगे। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।